सब्सक्राइब कीजिए सामर्थ क्लास चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज का टॉपिक है पुस्तपालन और लेखाकर्म। पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और फिर इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो फ्रांसिस्कन ऑफ ल्यूकास पेसियोली को पुस्तपालन का प्रारंभकर्ता कहा जाता है और इन्हें ही दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। 1494 में इटली के वेनिस नगर में इसकी एक पुस्तक डी कंप्यूटरिसेट एक्सक्रिप्ट्रिस प्रकाशित हुई थी और जिसे पुस्तपालन के संबंध में प्रथम पुस्तक माना जाता है। वास्तव में यह गणित की पुस्तक थी और इसकी एक भाग में लेखा पालन की एक विधि का वर्णन किया गया था और धीरे धीरे फिर उसमें कुछ जो कमियां थी उनको दूर किया गया। भारत में दिल्ली में 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंट की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम पुस्तपालन कहाँ से समझेंगे। इन शब्दों को मौद्रिक रूप में लिख लिया जाता है, इन्हीं लेखों को हम पुस्तपालन कहते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, व्यापारिक लेन देनों की एक निश्चित प्रणाली के आधार पर निर्धारित लेखा पुस्तकों में नियमानुसार लिखने की कला को पुस्तपालन अथवा बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो पुस्त प्लस पालन। पुस्तपालन का अर्थ पुस्तकों को रखना। यहाँ पर पुस्तकों को रखने का अर्थ उसको मेज या अलमारी में सजाकर रखने से नहीं होता है, बल्कि पुस्तपालन की वास्तविक अर्थ व्यापारिक लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में निश्चित पुस्तकों में नियमानुसार लिखना होता है। इस प्रकार हिसाब रखने की कला को ही पुस्तपालन कहते हैं। पुस्तपालन की सहायता से कोई व्यापारी अपने व्यापार संबंधी लेन देन की जानकारी सरलता एवं शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। पुस्तपालन व्यापारिक व अन्य संस्थाओं द्वारा व्यापार से संबंधित वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं को विधिवत निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर नियमित रूप से कुछ निश्चित प्रकार की पुस्तकों में स्थायी रूप से मुद्रा में लिखने की कला एवं विज्ञान है। उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति सुगमता एवं शीघ्रता से की जा सके जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लेखे किए गए हैं। तो हम ये साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि पुस्तपालन जो है वो वित्तीय लेन देनों को सही व सुव्यवस्थित और नियमानुसार लिखने की कला को ही हम पुस्तपालन कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन आपको दी गई है। पुस्तपालन वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार फर्म, व्यक्ति, कंपनी, निगम या व्यक्ति के अन्य संघ या संस्थाओं आदि के द्वारा व्यावसायिक सौदे तथा इसमें संबंधित वित्तीय प्रकृति के अन्य सौदों का मौद्रिक रूप से लेखा कुछ निश्चित पुस्तकों में निश्चित प्रणाली के आधार पर नियमानुसार व नियमित रूप से विधिवत किया जाता है ताकि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके जिसके लिए लेखे किए गए हैं। अब समझते हैं पुस्तपालन के मूल तत्व, आधारभूत विशेषताएं। तो पहला यहाँ पे दिया गया है विज्ञान और कला है। तो विज्ञान कला कैसे है? तो पुस्तपालन इसलिए कला है क्योंकि इसमें लेखे निर्धारित नियमों के अनुसार उचित रीत से किए जाते हैं, इसलिए ये कला है। विज्ञान इसलिए क्योंकि यह विषय क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है जो कि निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित होता है, निश्चित प्रणाली के अनुसार किया जाना चाहिए। सौदों का लेखा करने के लिए किसी निश्चित प्रणाली का प्रयोग किया जाए, ऐसा करने से फल सही व विश्वसनीय होते हैं तथा न्यायालय में इन्हीं का महत्व और बढ़ जाता है। लेखा करने की दो प्रणालियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो है भारतीय वही खाता प्रणाली और दूसरी है अंग्रेजी वही खाता प्रणाली। उद्देश्य इसका ये है कि प्रारंभिक लेखे किसी न किसी उद्देश्य से किए जाते हैं। लेखे यह ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, व्यापार की स्थिति कैसी है, व्यापार को कितना धन दूसरों से लेना है और कितना धन दूसरों को देना है। तलपट आदि बनाने की पूर्व लेखांकन संबंधी सभी क्रियाएं पुस्तपालन में आती हैं। फिर आपका फोर्थ पॉइंट जो है वित्तीय प्रकृति के सौदों का लेखा मौद्रिक रूप में किया जाना। इसमें केवल वित्तीय स्वभाव के सौदों का ही लेखा किया जाता है, सभी सौदों का नहीं किया जाता। सौदों के केवल मौद्रिक रूप का ही लेखा किया जा सकता है। इनके भार, इनकी संख्या या इनके गुण आदि का लेखा प्रमुख रूप से नहीं किया जाता है और जिस लेखाकर्म में भार एवं संख्या आदि के लेखे किए जाते हैं उसे प्रमाणिक लेखे कहा जाता है। नियमित रूप से व नियमानुसार लेखे करने चाहिए। यहाँ पर जब यह निश्चित कर लिया जाता है कि अमुक प्रणाली के आधार पर लेखे किए जाएंगे तो लेखा करते समय उन सब नियमों का पालन किया जाना चाहिए के लिए निर्धारित हो जो कि उस प्रणाली के लिए निर्धारित हो। यह भी आवश्यक है कि लेखे नियमित रूप से व तिथिवार किए जाने चाहिए।
कुछ निश्चित पुस्तकों में करना चाहिए लेखा। सौदों का लेखा कुछ निश्चित पुस्तकों में करना चाहिए, जैसे अंग्रेजी प्रणाली में जर्नल व लेजर, और भारतीय वही खाता प्रणाली में कच्ची रोकड़ वही व पक्की रोकड़ वही व खाता वही आदि में लेखे करने चाहिए। इसके बाद हम लेखा कर्म का आशय समझेंगे। तो यहाँ पर दिया गया वित्तीय स्वभाव के सौदों एवं घटनाओं के मौद्रिक रूप का लेखा करने एवं वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म बनाने से है। हम इसको समझ लेते हैं। जिनमें ऐसे सौदों व घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हों, उनको लिखने, उनका वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म विवरण तैयार करने से है, जिससे एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यापार की लाभ हानि का निर्धारण हो सके तथा अवधि विशेष में व्यापार का उचित वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो सके, साथ ही इसके परिणामों से उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। लेखाशास्त्र के अर्थ के बाद इसके कुछ कार्य भी हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। आप पुस्तपालन की प्रविष्टियों की जांच करना, तलपट बनाना, माल खाता, लाभ हानि खाता बनाना, चिट्ठा बनाना, भूल सुधार के लेखे करना, समायोजन के लेखे करना और प्रमाणों से निष्कर्ष निकालना, ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये लेखाशास्त्र के प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद पुस्तपालन और लेखाकर्म में अंतर, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। पहला है सौदे। प्रारंभिक पुस्तकों में सौदे लिखना, इनमें संबंधित लेखों को जांचना कि वे ठीक हैं या नहीं, ये अकाउंटिंग में आता है। मतलब कि जो सौदे लिखे जाते हैं वो बुक कीपिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनकी जांच करना अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है या लेखाकर्म के अंतर्गत आता है। पोस्टिंग, जर्नल या इसकी सहायक पुस्तकों से खाता वही में पोस्टिंग की जाती है, ये पुस्तपालन में आता है। लेकिन लेखाकर्म में पोस्टिंग की जांच करना, ये ठीक है या नहीं, ये लेखाकर्म बताता है हमें। योग व बाकिया निकालना, पुस्तपालन जर्नल की राशियों को जोड़ना तथा खाता वही के खातों के योग व बाकिया निकालना। लेकिन लेखाकर्म में क्या होता है, इन योगों व बाकियों को तलपट बनाकर जांचना कि वे ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपको दिया गया, समायोजन भूल सुधार के लेखे, इसमें समायोजन और भूल सुधार के लेखे शामिल नहीं किए जाते हैं, लेकिन लेखाकर्म में समायोजन व भूल सुधार के लेखे शामिल किए जाते हैं। माल खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, इसके अंतर्गत माल खाता, लाभ हानि खाता व चिट्ठा नहीं बनाया जाता है, लेकिन लेखाकर्म के अंतर्गत माल खाता, लाभ हानि खाता व आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। विशेष ज्ञान, पुस्तपालन में विशेष योग्यता व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है और उन्नतशील देशों में तो यह काम मशीनों के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन लेखाकर्म में विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लेखपालक को होने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास करना महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तरदायित्व, एक पुस्तपालक लेखा कर्म के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता है, लेकिन लेखाकर्म में एक लेखपालक पुस्तपालन के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसी की देखभाल में पुस्तपालन किया जाता है। निष्कर्ष निकालना एवं निर्वचन करना, तो पुस्तपालन में इन लेखों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते और ना ही निर्वचन किया जाता है, लेकिन लेखाकर्म में इन लेखों से जब अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं तब इनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा व्यवसाय की वित्तीय दशा आदि के संबंध में निर्वचन किया जाता है। निष्कर्ष निकालने के बाद निष्कर्ष के आधार पर परिणामों की व्याख्या भी की जाती है। फिर नेक्स्ट आपका है जो पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के लाभ। तो पहला जो लाभ दिया गया है यहाँ पर वो व्यवसायों को लाभ। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान। तो पुस्तपालन तथा लेखा शास्त्र की सहायता से व्यापार को यह ज्ञात कर सकता है कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसे दूसरों से कितना पैसा देना है या दूसरों से कितना पैसा लेना है, उसके पास कितनी संपत्ति है और दायित्व हैं, तथा वह अन्य सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। ये तो पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट जो इसका दिया गया है, व्यवसाय की क्रय विक्रय नीति बनाने में सहायता करता है। ये जब कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय की क्रय विक्रय नीति बनाता है तो इसके लिए उसे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अतः वह लेखों से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान कर सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष निकालना। विभिन्न वर्षों के लेखों की तुलना द्वारा व्यापारी बहुत सी लाभदायक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, जिनके आधार पर व्यापार को भावी हानियों से बचाया जा सकता है और लाभ की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है आपका व्यापारिक विवादों से निपटारे में सहायक
नियमानुसार रखे गए हिसाब के लेखे किसी भी हिसाब से संबंधित मामले में न्यायालय के समक्ष अच्छे परिणाम माने जाते हैं। कर निर्धारण में सहायक है। ये 5वां पॉइंट है ये हमारा। व्यापारियों को बहुत से कर देने पड़ते हैं, जैसे कि आय कर, बिक्री कर आदि। इन करों के निर्धारण में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म से बड़ी सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट है आपका ऋण लेने में सहायता। जब कभी व्यापारी को किसी से ऋण लेना होता है तो वह अपने हिसाब का लेखा दिखाकर अपनी वित्तीय स्थिति का ज्ञान करा सकता है और इसी प्रकार सहज से वो ऋण प्राप्त कर सकता है। ख्याति की राशि निर्धारण करना, और हम ख्याति की राशि भी निर्धारण कर सकते हैं, इसमें भी ये सहायक है। विभिन्न वर्षों के लेखों के आधार पर संबंधित व्यवसाय की ख्याति की राशि का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। 8वां पॉइंट है आपका साझेदारी में सहायक। लेखा शास्त्र से साझेदारी में भी बहुत से लाभ हैं। लेखा शास्त्र से साझेदारी में भी बहुत से लाभ होते हैं। पहला है नए साझेदारों को फर्म की वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। यह लेखाकर्म की सहायता से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। साझेदार का अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु पर उसे कितना रुपया देना है या उसके द्वारा फर्म को कितना रुपया दे है, यह फर्म के लेखों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। फर्म की समाप्ति पर साझेदारों में लेन देन के संबंध में होने वाले विवादों को सुचारू रूप से रखने जाने वाले खाते बहुत बड़ी सीमा तक कम कर देते हैं। 9वां पॉइंट दिया गया है आपका कि बड़े पैमानों पर उत्पादन में सहायक। आजकल सभी उत्पादन क्रियाएं बहुत जटिल होती चली जा रही हैं। लेखाकर्म को सुचारू रूप से रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कर्मचारियों पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। उचित रूप से रखे गए हिसाब के आधार पर कर्मचारियों की त्रुटि व कपटों को पकड़ा जा सकता है और इस प्रकार उन पर नियंत्रण ही नहीं किया जा सकता वरन उनकी कार्यक्षमता की जांच भी की जाती है। दिवालिया घोषित कराने में सहायक होता है ये। यह एक व्यापारी दिवालिया तभी घोषित किया जाता है जब उसके दायित्व अधिक हों और संपत्तियां कम हो। किसी भी न्यायालय को यह ज्ञान लेखों से ही प्राप्त होता है। दिवालिया घोषित कराने के लिए लेखाकर्म अत्यंत सहायक होता है। फिर यहाँ पे कर्मचारियों को भी लाभ होता है। कर्मचारियों को यहाँ पे क्या क्या लाभ होता है? वेतन, बोनस, कमीशन से संबंधित समस्याओं के निराकरण करने में सहायता मिलती है। व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को लाभ होता है तो विनियोगकर्ताओं को सूचनाएं मिल जाती हैं और लेन देन में जो मतभेद को भी लेखा सूचनाओं से हम दूर कर सकते हैं। सरकार को लाभ मिलता है। यहाँ पर सरकार वित्तीय सहायता इन लेखों के आधार पर दी जाती है और व्यवसाय की प्रगति ज्ञात करने के लिए देश की व्यावसायिक एवं औद्योगिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से आयकर उत्पादन कर लगाने में भी सहायक है, लाइसेंस देने में भी सहायक होता है और व्यवसायिक कानूनों में संशोधन करने में भी यह सहायक होता है। उपभोक्ताओं को लाभ और फिर न्यायालयों को भी लाभ मिलता है कि वो जल्दी से लेखा पुस्तकों की सहायता से अपना निर्णय सुना सकते हैं। फिर पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रणाली, तो यहाँ पे पुस्तपालन लेखाकर्म की 4 प्रणाली दी गई हैं। कैश सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। कैश सिस्टम की बात कर लेते हैं, जहां पर लेन देन पूर्णतः रोकड़ में किए जाते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, वहां रोकड़ प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे क्लब, अस्पताल, धार्मिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं और पुस्तकालय। इंडियन सिस्टम प्रणाली, इसमें लंबी लंबी वहियों का प्रयोग किया जाता है और अधिकतर लेखे देसी भाषाओं में रखे जाते हैं, जैसे मुड़िया में, हिंदी में। यह प्रणाली भी दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित होती है। सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम इकहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं, इस प्रणाली में कुछ सौदों के तो एक ही रूप में लेखा किया जाता है, कुछ के दोनों के रूप में और कुछ सौदों का लेखा छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इसे अपूर्ण प्रणाली कहना अधिक उपयुक्त होगा और वर्तमान में यह प्रणाली लगभग प्रचलन से बाहर हो चुकी है। फिर आपका आता है डबल एंट्री सिस्टम, जिसको बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक सौदों को 2 रूपों में किया जाता है। आजकल वित्तीय लेखों में जितनी भी प्रणालियाँ प्रचलित हैं उनमें से यह सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है। और कैश सिस्टम को हम जो बोलते हैं वो रोकड़ प्रणाली बोलते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स को जो बोलते हैं वो भारतीय बही खाता प्रणाली है और दोहरा लेखा प्रणाली को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इकहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।